नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पंका क्लासेस में। मैं स्वरूप कुमार आप लोगों को हम बताने वाले जो है क्लास 10th का जो है समांतर सटीक एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जो है इससे पहले जो है हमने टॉपिक आप लोगों को हम पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो है हम कराने वाले हैं इसमें एनसीईआरटी का जो है सॉल्यूशन कराएंगे क्लास 10th का। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लेवल से एक महत्वपूर्ण जो है एनसीईआरटी बुक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी को एक जो है विशेषता दी जाती है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम उसी को सोल्यूशन कराएंगे और प्रश्नावली 5.1 से सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। जो है हमने जो है इसका जो थ्योरी वोरी जो है थोड़ा मोड़ा जो है क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, ये सब हमने जो है पिछले वीडियो में बताया है। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप जो है उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन जो है बस आप अपना जो है सामने में बुक खोल के रख लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची एपी में है और क्यों है। ठीक है, एपी में है और क्यों है ये बताने के लिए कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद के लिए किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपया है। कहता है क्या, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो 8 रुपया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जो है 8 रुपया है। मतलब समझिए पहला किलोमीटर जो है वो 15 रुपया चार्ज कर रहा है, उसके बाद जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ेगा वो कह रहा 8 रुपया हम चार्ज करेंगे, फिर 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो 8 रुपया चार्ज करेंगे। पहला जो 15 रुपया है सभी में ऐड होते जाएगा। ठीक है, और पहला किराया तो 15 रुपया होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, फिर 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो उसमें फिर 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, ये कह रहा है यहाँ पर जो है इसमें कह रहा है क्या एपी में है या नहीं, ये जांच करना है। ठीक है, यहीं से हल करते हैं। प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी। ठीक है, पहला का पहला है, यहाँ पर कहता है प्रथम किलोमीटर के लिए या का प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। फिर है प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। हमने जो है इस क्वेश्चन को हमने जो है पिछले वीडियो में भी कवर किया है। ठीक है, तो फिर आप कहता है क्या, अब ये एपी में है या नहीं है इसको जांच करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये एपी में है या नहीं है इसको जांच करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे देखिए अगर पहला किराया लेते हैं तो एक क्या हो जाएगा, सबसे पहले 15 हो जाएगा, फिर 15 में 8, पहले तो 15 रुपया लेंगे, फिर करा 1 किलोमीटर का 8 रुपया ले लेंगे, ये हो जाएगा 23 रुपया। फिर जो है 23 रुपया तो पहले से है, फिर अगर 1 किलोमीटर बढ़ते हैं फिर 8 रुपया ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31 रुपया हो जाएगा। फिर जो 31 रुपया तो होगा ही होगा, फिर 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो जो हो जाएगा कितना रुपया 8 रुपया जुट जाएगा, तो 39 रुपया। समझिए बात, हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो नियत है 15 रुपया होगा ही होगा, फिर जैसे ही यहाँ से यहाँ बढ़िएगा तो ये पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 8 है, ठीक है, लेकिन ये पूरा ऐड होगा। ठीक ना, फिर यहाँ से यहाँ तो
तो ये मान पूरा ऐड होगा। इसका प्रति किलोमीटर समझिए 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये किलोमीटर का 8 रुपया ले रहा है, प्रति किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया है। ये क्या करता है, ये पूरा शुरू से लेकर सभी को जोड़ता है। तो जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे तो 8 रुपया ठीक है, तो ये पूरा 8 यहाँ से लेकर यहाँ तक का रुपया जुड़ जाएगा। 8 8 16 8 से 24 15 39 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर या श्रृंखला, एपी बराबर एपी पहला हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 31, फिर 39, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या बढ़ता जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जांच करते हैं। जांच करने का एक ही नियम है, जब भी दो एपी के दो पदों के बीच की दूरी जो होगा हमेशा बराबर आएगा तो वो एपी में है, अगर बराबर में नहीं आया तो एपी में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम पिछले वीडियो में बताए तो उसी प्रकार से याद करते हैं। ए बराबर कहते हैं तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब 15 हो जाएगा, है कि नहीं है। प्रथम पद मतलब 15। अब यहाँ पर D1 देखिए, हमेशा D मतलब होता है सर्वांतर, D मतलब सर्वांतर, मतलब एपी के द्वितीय पद और प्रथम पद के बीच की दूरी यानी अंतर को, उसके बाद एपी के तृतीय पद और जो है द्वितीय पद के अंतर को, ठीक है, इस प्रकार से निकलता है। लेकिन हमेशा बात ध्यान रखिए, जांच में जो है D1 D2 D3 D4 इस प्रकार से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी सर्वांतर निकालेंगे, जब कोई एपी रहेगा दिया गया तो उसका जो सर्वांतर एक ही निकलता डी, जिसका सूत्र होता है T2 - T1। ये हमने बहुत से हैं क्लास में बताए, ठीक है। और जो है यहाँ पर जब भी जांच करेंगे तो उसमें जांच करने के लिए कोई भी एपी दे दे तो उसमें जांच करने के लिए एक ही चीज देखना है, D1 D2 D3 D4 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। और D1 D2 D3 ये बेसिकली है क्या, तो सर्वांतर है, ठीक है। D1 का मतलब है दूसरा पद से पहला पद घटेगा, D2 का मतलब है तीसरा पद से दूसरा पद घटेगा, D3 का मतलब है चौथा पद से तीसरा पद घटेगा, D4 का मतलब है पांचवा पद से चौथा पद घटेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम भी लिखते हैं, यहाँ पर D1 यानी दूसरा पद से पहला पद घटेगा। ये T2 का मतलब होता है सर्वांत एपी का जो है दूसरा पद, और T1 का मतलब होता है एपी का पहला पद है ये, ठीक है। और D2 लिखते हैं तो D2 में हो जाएगा T3 - T2 तीसरा पद और एपी का जो है दूसरा पद। अगर जिसको एनसीईआरटी के भाषा में लिखते हैं तो टी को एन ए लिखा जाता है, ठीक है। टी को एन लिखा जाता है या टीएन को एन लिखा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के भाषा में टीएन को एन लिखा जाता है। तो आपको अगर एन दिख रहा तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, टीएन दिख रहा है तो भी घबराने की बात उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ से दूसरा पद जो है क्या है, 23 - 15, इसमें निकालते हैं तीसरा पद। देखिए पहला दूसरा तीसरा पद है 31 माइनस दूसरा पद है 23, है कि नहीं है। फिर D3 निकालते हैं तो T4 - T3, 1 2 3 चौथा पद है 39 - 31, घटाते तो 8 8 8। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा, तो उतना निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर जो है D1 D2 D3 का मान निकालने के बाद जो है आपस में बराबर आ रहा है तो जो है यह जो है एपी में है, ठीक है। आप लिख देंगे दिया गया सूची एपी में है, ठीक है। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, पहला का पहला था, पहला का दूसरा पढ़ाते हैं। बेसिकली ये जांच ही करने के लिए कह रहा था, ठीक ना, जांच करने के लिए कह रहा था, उसको ही जांच किए हैं। दूसरा आते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप के प्रत्येक बार हवा का जो है बेलन का हवा 1/4 भाग बाहर निकल लेता है।
यहाँ पर कहता है क्या, एक बेलन है और बेलन में जो है हवा उपस्थित है, ठीक है, और उसमें जो हवा जो है वायु वायु निकालने वाला पंप जो होता है, एक बार अगर दबाते हैं तो उससे जो है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है हवा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ मानते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1/4 ले लेते हैं, सॉरी 1 ले लेते हैं, ठीक है। समझिए एक यूनिट इसको कह सकते हैं, एक यूनिट भी कह सकते हैं, मतलब समझ में, माना कि हम जो है उसमें कितना था हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या है माने हैं माने हैं कि बेलन का जो है, बेलन में उपस्थित जो हवा है वो 1 यूनिट या 1 इकाई है। कहता एक बार दबाते हैं तो 1/4 भाग निकल जाता है बाहर, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा भाषा देख लेते हैं, हाँ हवा निकालना, हवा निकालना, या इसको अच्छे से भाषा लिखते तो भाषा क्या लिखा गया है, पंप प्रत्येक बार हवा की बेलन का हवा 1/4 भाग बाहर निकल देता है, ठीक है। निकाला गया हवा, समझिएगा बात ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, 1/4 कहने का मतलब है अगर जितना हवा पहला बार में एक अगर इकाई हवा है तो उसका अगर एक बार पंप दबाए तो एक इकाई का 1/4 भाग बाहर निकल गया, ठीक है। दूसरा बार जब वो पंप दबाया तो पहले जितना उपस्थित था, पहले नहीं सबसे पहले, उसमें जितना शेष बचा हुआ था उसका 1/4 निकल गया है। फिर तीसरा बार पंप दबाया गया है तो उसमें जो उपस्थित था निकालने के बाद उसका 1/4 भाग निकल गया है। इस प्रकार से वायु के जो है बेलन से हवा निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पहले जो है इसको अपना T1 कहते हैं, इसमें है 1 यूनिट, ठीक है। दूसरा टर्म कहते हैं तो 1 का 1/4 भाग निकल गया है कि नहीं, यहाँ पर 1/4 उपस्थित था। तीसरा टर्म कहते हैं तो अभी जो उपस्थित कितना है 1/4, इसका 1/4 भाग निकल गया तो 1/16 हो गया है कि नहीं है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दिए, समझिए बात को। यहाँ पर पहले टर्म में 1 यूनिट है, दूसरे टर्म में 1 यूनिट का 1/4 भाग तो निकल रहा है, निकल इतना रहा है तो बचेगा क्या, इसमें 1 से घटाकर में कुछ बचेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर जो है पहले 1 था, इसका 1/4 भाग निकाल लिया गया है तो ये बचा, और इसको घटाने के बाद जितना आएगा वो बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेते हैं 4 माइनस 1 बराबर 3/4, समझिए बात। पहले दूसरा टर्म जो है हवा निकाला गया तो उसमें शेष हवा बचा 3/4, अभी शेष हवा 3/4 है, जब तीसरा टर्म निकाला जाएगा तो शेष बटा जो है 3/4 तो उपस्थित है उसमें, इसका जो है 3 कितना निकल जाएगा, 1/4 भाग निकल जाएगा, है कि नहीं है ना, क्या सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, ठीक है। इतना उपस्थित है, इतना निकाला गया है कि नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो टर्म, तीसरा जो टर्म आएगा 3/4 माइनस 3/16 आएगा, एलसीएम लेते हैं तो 16, यहाँ से अगर 4 को भाग लगाते 16 में 4 को गुना करते तो 12 माइनस 3 बराबर 9/16, तीसरा टर्म में ये शेष बचा 9/16, ठीक है। 3 टर्म निकाल चुके, अगर मर्जी है तो 1 टर्म भी निकाल सकते हो। अगर चौथा टर्म कहते हैं तो है शेष 9/16 भाग, 9/16 भाग का निकल गया है 1/4 भाग, तो यहाँ पर जो आ गया है कितना आ गया है 9/16 माइनस 9/64, एलसीएम लेते हैं 64 आएगा, 16 को 64 से भाग लगाते हैं 4 को गुना करते हैं 36 माइनस 9, बच जाएगा 27/64,
कितना बच जाएगा, 27 बटा 64 भाग चौथा टर्म बच जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। अगर एपी समान एपी लिखते हैं, एपी लिखते हैं, एपी पहला लिखा रहा 1, दूसरा लिखा रहा है 3/4, तीसरा लिखा रहा है 9/16, चौथा लिखा रहा है 27/64। ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहा है। डॉट 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 डॉट। अब इसको देखिए जांच भी करना होगा, है कि नहीं है, जांच करना होगा। D1 D2 T1 T2 माइनस T1, यहाँ से हो जाएगा 3/4 माइनस 1, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, 3/4 माइनस 1, एलसीएम लेते 4 आ जाएगा। जब भी ऐसा एलसीएम ले तो शॉर्टकट, जब भी ऐसा एलसीएम ले तो उसमें शॉर्टकट ट्रिक ये लगाना है। ठीक है, ये वाला एलसीएम अगर जब भी रहे तो उसमें शॉर्टकट ट्रिक लगाना है कि यहाँ पर जिसके नीचे में लिखा हुआ उसको ऊपर वाला उसी प्रकार से लिख दीजिए। माइनस है तो माइनस, और इसके साथ इसको और इसके साथ गुना कर दीजिए, ये आ गया घटने के बाद -1/4। ठीक है, D1 का मान -1/4 आ गया। D2 का मान देखते हैं, T3 माइनस T2, यहाँ जो आ गया T3 का मान 9/16 माइनस 3/4, एलसीएम लेते हैं तो आ गया 16, इसको भागाते हैं, ऊपर गुना करते हैं तो 3, इसको भागाते 4, 4 से ऊपर गुना करते हैं तो आ गया -12, घटाते तो -3/16 आ रहा है। ठीक है, -3/16 आ रहा है। तो ये तो टर्म मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सर्वांतर डी का मान तो भिन्न भिन्न आ रहा है कि नहीं है। यहाँ पर सर्वांतर डी का मान आया -1/4, यहाँ पर आया -3/4, ये तो मिल नहीं रहा। यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया यहाँ पर सर्वांतर का मान भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। दिया गया सूची एपी में नहीं है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, इसको क्या कर रहा है, भाषा को समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करा क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की जो है लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई के 50 रुपया बढ़ जाती है। प्रथम खुदाई की लागत पहले कराए तो फिक्स है कि हम 150 रुपया लेंगे, समझिए बात। अगर हम खुदाई कर रहे हैं, आप खुदाई कर रहे हैं, 150 रुपया आप निश्चित है कि लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब समझिए ये गड्ढे है या कुआं है, यहाँ पर समझिए निश्चित है कि 150 रुपया लेंगे, लेकिन 1 मीटर खुदाई करने पर फिर करा 50 रुपया इसमें ऐड हो जाएगा। फिर 1 मीटर खुदाई करे तो फिर इसमें 50 रुपया ऐड हो जाएगा। 150 पहले था वो, लेकिन जो है 50 रुपया प्रत्येक मीटर पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम की बात करें तो 150 रुपया है, दूसरी की बात करें, दूसरा टर्म की बात करें तो उसमें 50 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरी की बात करें तो उसमें कितना जुट जाएगा, तीसरी में फिर से जो है 200 में 50 रुपया जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से टर्म बनता जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं हम तीसरा, प्रथम क्या है, प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत बराबर कितना रुपया है, बराबर 150 रुपया। ठीक है, प्रति मीटर
कुआं खुदाई की लागत, लागत गलत हो गया क्या, लागत बराबर 50 रुपया। ठीक है, हम जो है यहाँ पर श्रृंखला एक एपी बनाते हैं, ठीक ना। एपी पहले है 150, फिर इसमें जो है 150 ही ना, हाँ, फिर इसमें जो है ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 200, फिर ऐड होगा तो 250, फिर ऐड होगा तो 300, इस प्रकार से टर्म बनता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जांच करेंगे। D1 T2 माइनस T1, 200 माइनस 150 बराबर 50, D2 बराबर T3 माइनस T2, 250 माइनस 200 घटेगा तो बचेगा 50, D3 बराबर D4 माइनस D3, 300 माइनस 250 बराबर 50। इस प्रकार से टर्म ये बढ़ता जाएगा, है कि नहीं है। क्या डी का मान सभी जगह बराबर आया है, तो डी का मान जो है सभी जगह क्या आया है, बराबर आया है। अतः जो है दिया गया सूची जो है एपी में है, अतः दिया गया सूची एपी में है। ठीक है, हो गया तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ही है ना, हाँ तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन अगला भी है। अगर आप जो है अपना बुक में क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा है क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है मिश्र धन, जबकि जो है 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझिए आप तो ध्यान से क्या कर रहा है, कह रहा है क्या अगर एक साल का जो है मतलब पहले बार वो 10,000 रुपया लगा रहा है और 8% मतलब हर एक साल उसको बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका मतलब अगले साल जो है ब्याज का भी 8% ब्याज बढ़ जाएगा। फिर अगले साल होगा वो जितना ब्याज जितना आया था उसका भी जो है बढ़ जाएगा 8%। ठीक है, तो मतलब 8% की बढ़ोतरी हर एक साल हो रहा है। ठीक है, 8% की बढ़ोतरी जो है हर एक साल हो रहा है। यहाँ पर जगह है, हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आना माना नहीं, कुल मूलधन तो दिया गया, कुल मूलधन बराबर जो है 10,000 रुपया है। ठीक है, दर जो है 8% की लग रहा है वार्षिक ब्याज की दर से। समय जो है 1 वर्ष दिया गया है, समय 1 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब जो होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर गुने 100 बटे में 100। प्रथम वर्ष राशि क्या हुआ प्राप्त, प्रथम वर्ष प्राप्त राशि तो इतना ही था 10,000 रुपया, लेकिन दूसरे वर्ष इसका इंटरेस्ट 8% इंटरेस्ट हो रहा है। दूसरे वर्ष का प्राप्त राशि किस राशि से, चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी 10,000 गुने 8 और गुने 1 बटा 100। ठीक ना, इसी पर होगा, इसका कितना हो जाएगा 108 एकम 8 800 रुपया। समझिए बात, ये तो दूसरे वर्ष का जो है, सॉरी प्राप्त राशि नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो ब्याज सिर्फ पता चला है कि हमको जो है दूसरे वर्ष का ब्याज सिर्फ पता चला है 800 रुपया आया है। पहले था लगाया हुआ कितना रुपया 10,000। ठीक है, दूसरे वर्ष का आया है 800 रुपया। तो क्या प्राप्त राशि कुल दूसरे वर्ष में कितना हुआ, दूसरे वर्ष का
प्राप्त राशि, इसका मतलब जो है मिश्र धन कितना है, टोटल लौटा कितना है, टोटल रुपए कितना हुआ है, तो 10,000 में 800 जुट जाएगा। कुल प्राप्त राशि बराबर 10,800। अब ये राशि का फिर 8% अगले वर्ष होगा। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10,800 गुने 8 गुने 1/100। खत्म। यहाँ बचा क्या, 8 से 108 गुना होगा, 88 64, 88 64, 864 रुपया टोटल उसको जो है एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। फिर पहले रुपया था 10,800, फिर से उसको 864 रुपया प्राप्त हो चुका है कि नहीं है, 864 उसको फिर से रुपया प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब तो पहले जो 10,800 था उसमें 864 ऐड हो गया है, तो 11,664 प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं है। अगले वर्ष जो है तीसरे वर्ष जो हो जाएगा रुपया, तीसरे वर्ष का कुल प्राप्त राशि बराबर 10,800 प्लस 864, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 64 8 8 16, ये कितना हो गया, 11,664 रुपया, है कि नहीं। सही ऐड किए थे, 11,664 रुपया उसको टोटल प्राप्त हुआ है 3 वर्ष। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जो एक आया है एपी, एपी क्या आया है, तो एपी आया है पहले वर्ष 10,000 रुपया, फिर आया है दूसरे वर्ष 10,800 रुपया, फिर तीसरे वर्ष आया है 11,664 रुपया, चौथे वर्ष इस प्रकार से आता रहेगा। ठीक है, जांच करते हैं। D1 बराबर T2 माइनस T1, 10,800 में घटा 10,000 तो बचा कितना 800। फिर D2 T3 माइनस T2 बराबर 11,664 में 10,800 घटा तो 864 हो गया। यहाँ पर तो D का जो है D का मान ही अलग अलग आ रहा, एक जगह रहा है 800, एक जगह रहा 864, तो D का मान अगर बराबर होगा तो ना ये जो है एपी में होगा, D का मान ही बराबर नहीं है तो ये एपी में संभव है ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो है दिया गया जो है सारणी या दिया गया जो सूची एपी में नहीं है। ठीक है, यहाँ सर्वांतर का मान भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, अतः दिया गया सूची एपी में नहीं। ठीक है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर जो है 1 पूरा। जो है बुक नहीं है इसलिए हम जो है मोबाइल से क्वेश्चन को देख देख पढ़ाते हैं। ठीक है, मोबाइल से क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का था ना, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है बुक आता है, उस बुक को जो है आपको लेकर हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रथम क्वेश्चन और जांच करने वाला। अब इसमें जो है किधर गया, अब इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन किधर गया, हाँ दूसरा क्वेश्चन जो है आपको कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें करा एपी की पद ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद ज्ञात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।